Hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will start in class 12 Political Science chapter number 4 भारत के विदेश संबंध. So basically काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ज्यादातर आते भी हैं एग्जाम के अंदर, खासकर ये आती है कि भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा कीजिए या फिर विदेश नीति का आखिर मतलब क्या है इस बारे में संक्षेप में समझाइए. तो इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं. तो समझते हैं इस चैप्टर को, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को. तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध. तो भारत के विदेश संबंध से आखिर तात्पर्य क्या है? तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि भारत को जो आजादी मिली वो 200 वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद मिली. यानी 200 वर्षों तक हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज रहा, उसके बाद हमें आजादी मिली. अब उस आजादी के बाद हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दो मॉडल सामने आए. पहला मॉडल जो था वो था पूंजीवादी, दूसरा था साम्राज्यवादी यानी कि समाजवादी. सही है. तो अब ये जो दो मॉडल थे मैं लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, आपको इसमें दोबारा बता देता हूं. पूंजीवादी यानी ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन एंड देन साम्यवादी यानी कि ओवरऑल सोशलिज्म. तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपनी अपनी अलग कैटेगरीज होती हैं. अब जब हमने ये देखा कि एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये, यानी कि जो हमारे उस समय पर पूरी दुनिया के अंदर जो दो महाशक्ति बनी हुई थी, अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ. अब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जाने का मतलब यही था सीधा सा कि पूरी दुनिया में से आधी दुनिया को अपना दुश्मन घोषित कर देना आजादी के बाद ही. तो भारत के नेताओं ने बड़ा सोच समझकर काम लिया और ये कहा कि भारत जिस स्थिति में अभी है उस स्थिति में इतनी बड़ी दुश्मनी करना किसी घाटे का मतलब फायदा का सौदा नहीं है. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना पड़ेगा. और अल्टीमेटली गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब ये नहीं था कि बेसिकली उनसे अलग होना, और अल्टीमेटली हमारे देश की जो जनता थी वो गुट निरपेक्षता की नीति के लायक ही थी. क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर अमीर भी रहते हैं तो गरीब भी रहते हैं. तो दोनों का ही एक तरह से फुलफिलमेंट होना नीड्स एंड वांट्स का वो बहुत जरूरी था. जब गरीब आदमी रहेगा तो गरीब आदमी सस्ते गुड्स खरीदेगा. सस्ते गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है? सरकारी कंपनियां करती हैं. जब कोई अमीर आदमी रहेगा तो वो बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदेगा. क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं. महंगे गुड्स कौन प्रोड्यूस करती है? प्राइवेट कंपनी करती है. तो इस तरीके से भारत सरकार ने सोचा कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोग रहते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से हमें ये वाली अर्थव्यवस्था की टाइप जो है वो चुनना चाहिए. अब देखो गुट निरपेक्षता की नीति के बाद से ही बेसिकली पूरे विश्व में एक तरह दो ध्रुवीयता का अंत हो गया. यानी कि जहां पे दो ध्रुव चल रहे थे अब वहां पे एक और ग्रुप आ गया था जिसका नाम था गुट निरपेक्षता. अब 1955 में इंडोनेशिया के शहर में बांडुंग एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ जिसमें गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी. या जितने भी पॉइंट्स में लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये समझ लो एक भी चीज जो है वो फालतू की नहीं लिखवा रहा मैं इस वन शॉट वे के साथ. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है 1955 में इंडोनेशिया के शहर में बांडुंग एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ जिसमें गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी थी. फिर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ. यहां तक समझ में आ गया. अब इधर आ जाओ कि भारत की विदेश नीति पर नेहरू का प्रभाव, यानी कि हमारे नेहरू जी क्या चाहते थे भारत की विदेश नीति के बारे में और क्या सोचते थे. तो देखो उनका मानना था कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना. तो ये उनका मोटिव था. तो इसी मोटिव को लेकर उनका सोचना था कि हमें कुछ ऐसा टाइप चुनना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था का जिससे हम ग्रोथ भी करें और जो हमने इतने कठिन संघर्ष के बाद ही आजादी पाई है इसको भी हम खो ना पाए. क्योंकि जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर चले जाएंगे तो उस ग्रुप का जो हेड होगा हमें उसी की गाइडलाइन पे अपने देश को चलाना पड़ेगा, उसी की गाइडलाइन पे अपने देश को रन करना पड़ेगा. तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना. ठीक है. अब देखो तत्व क्या होते हैं, यानी कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो उसके तत्व क्या है या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमने ये चुनी या फिर इस पे काम करना चाहते थे नेहरू जी. देखो पहला तो है निशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रीकरण पे ज्यादा जोर ना देना, यानी हथियारों की होड़ को खत्म करना. जो तरह तरह के हथियार हैं जो कि इन्वायरमेंटल तरह तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, उन सभी का विरोध बढ़ चढ़कर विरोध करना और ऐसी नीतियों का विरोध करना जो कि विकासशील देशों के विरोध में जा रही हैं, जैसे कि हमने एनपीटी थ्योरम पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो. ठीक है. साम्राज्यवाद का विरोध, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, यानी कि साम्राज्य विरोध का विरोध यह है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय विवाद होते हैं, जो कोई भी मनमुटाव होता है उसका शांतिपूर्ण हल किया जाना चाहिए, यानी बैठकों द्वारा और तरह तरह की ब्रांचेस द्वारा उसको फिनिश किया जाए. ये नहीं कि आप एकदम लड़ाई का आपने घोषणा कर दी और तरह बहुत सारे सैनिकों की जान गई, नागरिकों की जान गई, तो उन सब चीजों से बचें. ठीक है. अब बचने के बाद आप इसको लंबा चौड़ा करना हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो स्टूडेंट्स. हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी लड़ाई को करने से पहले हमारे पास तीन कौन सी चीजें होती हैं. पहला, सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाना कि बहुत नुकसान होने वाला है, या फिर आप अपने आप को पहले से हारा हुआ मान लीजिए, आप कह रही भैया मैं तो लड़ने से पहले हार गया, आप बताओ क्या करना है. और तीसरा ये कि डटकर मुकाबला करना. और जो ये तीसरा पॉइंट है ना, इसका तब यूज करना चाहिए जब सारे हथकंडे आप अपना चुके हो कि जिससे लड़ाई ना हो. ठीक है. तो अंतरराष्ट्रीय वादों का शांतिपूर्ण हल, अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र एवं सक्रिय भागीदारी. तो ये हमारे कुछ तत्व थे भारत की विदेश नीति के. तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना, ये कम से कम 90% जो है वो किससे मिलता है? समकालीन दक्षिण एशिया से, जो कि चैप्टर हम पढ़कर आए हैं. तो होपफुली वो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा. और कुछ स्टूडेंट्स अगर नए हो वीडियो पे और उन्होंने नहीं पढ़ा हो तो पहले आप वो जाके पढ़ के आइए, क्योंकि पढ़ तो आप अब भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर समझ में आ जाएगा. मगर जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ना
जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हर एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो आपको वो वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने समझ लिया था उस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था कि श्रीलंका के बारे में समझा था, हमने बांग्लादेश के बारे में समझा था, पाकिस्तान के बारे में समझा था, चीन के बारे में समझा था, हमने हर एक देश के बारे में समझा था जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सभी चीज़ें रिपीटेड है बट ज़्यादा ब्रीफ वहाँ पर है, क्योंकि उस चैप्टर में ज़्यादा ब्रीफ डेफिनेशन थी। यहाँ पे सिर्फ बता रखा है कि पाकिस्तान के साथ सहयोग के संबंध और बेसिक लड़ाई के संबंध, चीन के साथ सहयोग के संबंध, लड़ाई के संबंध, बांग्लादेश के साथ लड़ाई के संबंध, सहयोग के संबंध, तो ऐसे इसमें बातें बता रखी हैं। तो उन सभी को हम क्लियर करते हैं फटाफट से और समझते हैं अपने चैप्टर को पूरी तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो देखिए, चीन के साथ शांति व संघर्ष यानी कि आखिर क्या टॉपिक थे, तो हम पहले जान चुके हैं कि चीन के साथ जो हमारे संबंध रहे वो काफ़ी बढ़िया रहे हैं पहले के समय में, और पहले के समय में इतने अच्छे संबंध थे कि उधर की साइड में हमारे देश की इतनी बड़ी संख्या में सेना भी नहीं बैठी हुई थी, इतनी बढ़िया दोस्ती थी। हम ये मानते थे कि वो तो कभी हम पे हमला कर ही नहीं सकता। हिंदी व चीनी के नाम से, भाई भाई के नाम से नारे भी मशहूर थे। नेहरू जी का काफ़ी बड़ा विश्वास था चीनी सरकार के ऊपर कि वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मगर देखिए हुआ क्या, 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत का पहला देश था। यानी कि 1949 में चीन की क्रांति हुई थी और उसके अंदर कम्युनिस्ट सरकार का जन्म हुआ था, उसमें जो सबसे पहले जिसने मान्यता दी थी वो भारत था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण जमा लिया। अब जो तिब्बत जो था वो भारत के और चीन के बिल्कुल बीच में आता था, अब उस पर हमला कर कर चीन ने अपना नियंत्रण जमा लिया। तो भारत और चीन के मध्यवर्ती में जो देश आता था अब वो नहीं बचा। अब वो नहीं बचा तो अब क्या हुआ कि चीन धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ने लगा और भारत के अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश के कई राज्यों पे, कई जगहों पर, कई हिस्सों पर अपना प्रभाव जमाया और अल्टीमेटली दोनों के बीच में विवाद का संघर्ष का कारण कौन सा बन गया? सीमा विवाद। दूसरा, कई हिस्सों पर अपना अधिकार जताया गया चीन के द्वारा। तो ये हमारा चीन के साथ शांति व संघर्ष का टॉपिक। अब चीन का आक्रमण 1962, इसका मतलब तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और भारत ने शरण दी। यानी कि तिब्बत के नेता थे, धार्मिक नेता दलाई लामा, अब उनके ऊपर हमला हो चुका था उनके देश पे। अब वो जब उन्होंने भारत से शरण मांगी तो भारत तो वैसी मदद करने में आगे रहता है, तो भारत ने हेल्प करी दलाई लामा की। और हेल्प करने के बाद जब चीन की सरकार को ये पता लगा कि भारत दलाई लामा की हेल्प कर रहा है, तो चीन की सरकार ने कहा कि आप तो हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे दोस्त कैसे हो सकते हो। तो इसी कुछ मतभेदों की वजह से 1962 का युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। भारत चीन युद्ध के प्रभाव, जब हमारा युद्ध हुआ तो उसकी प्रभाव क्या पड़े? देखो, पहला तो भारत की छवि पर बहुत बड़ा धक्का लगा पूरे विश्व के स्तर पर, क्योंकि भारत पहला युद्ध हार चुका था। अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार, यानी कि 1962 का समय इतना खतरनाक था हमारे लिए कि हमने कई सारे युद्धों का सामना किया था। यानी कुछ समय बाद हमने पाकिस्तान से भी युद्ध किया था और हमने चीन के साथ तो किया ही किया था। तो हमारे पास जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कैश फ्लो काफ़ी डगमगा चुकी थी। तो इन्हीं कुछ चलते चीज़ों के हमें अगर अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार लगानी पड़ी कि हमारी मदद कीजिए। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मनेन ने मंत्रिमंडल को छोड़ दिया इसके युद्ध के बाद, और नेहरू सरकार के खिलाफ पहली बार जनता के बीच में अविश्वास पैदा हुआ कि ये विश्वास लायक पार्टी नहीं है। हमने इन पे विश्वास किया, हमने इनकी बातों को माना कि ये बोलते रहे कि चीन हमारा दोस्त है, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, उसकी साइड पे हम अपनी सेना भी नहीं रखेंगे, कुछ जवान बिठा रखे थे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, चीन ने ही हम पे हमला कर दिया और हमारे बीच में जो संघर्ष का मुद्दा बना वो सीमा विवाद ही बन के निकला। और हमारे देश के जो कई राज्य हैं, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, उनके कई सारे हिस्सों पर आज चीन का नियंत्रण है। तो इसी कुछ चीज़ों की वजह से ये हमारा पूरा चीन का टॉपिक है। हमारे क्या क्या संघर्ष हैं, क्या क्या शांति का टॉपिक है, जो कि हमने जान लिया। और अल्टीमेटली 1962 का युद्ध क्या था, उसका हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, सरकार के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, वो भी हमने शॉर्ट फॉर्म में जान लिए। तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं पाकिस्तान के साथ संघर्ष और पाकिस्तान के साथ सहयोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के साथ आखिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें हमारा संघर्ष है और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें हमने सहयोग किया था। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, कश्मीर मसले को लेकर विभाजन के तुरंत बाद युद्ध छिड़ गया और ये मसला संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे भारत के आज़ादी के समय पे 565 रियासतें थी, उसमें से एक रियासत कश्मीर की भी थी। अब कश्मीर के राजा जो थे उन्होंने भारतीय संघ के अंदर आने से साफ इनकार कर दिया था। राजा हिंदू थे बट प्रजा क्या थी, मुस्लिम थी। अब जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उनके विभाजन के अंदर कश्मीर नहीं दिया गया। अब जब पाकिस्तान ने देखा कि भाई महाराष्ट्र तंत्र है, जनता सारी मुस्लिम है, क्यों ना इनको अंदर ले लिया जाए अपने, तो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद कश्मीर छिनता चला गया। अब जब कश्मीर छिनता चला गया तो कश्मीर के राजा जो थे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करें। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि भाई हम आपकी हेल्प क्यों करें, आप तो राजा आदमी, खुद करो अपनी हेल्प, हमारी हेल्प क्यों मांग रहे हो। उन्होंने बोला आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमारी हेल्प करो, हम भारतीय संघ के अंदर आ जाएंगे, बट आपको कुछ हमें सभ्यता देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तभी भारतीय सेना ने तभी भारतीय सरकार ने अपनी सेना वहाँ भेजी और वहाँ पर उन सेना को
पीछे तो नहीं ढकल सके, मगर जो सेना जहां पर आ चुकी थी उसको वहीं रोक दिया, उससे आगे वो नहीं बढ़ सके। तो जितना हिस्सा कश्मीर का वहां चला गया उसको आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो ये कश्मीर के मसले को लेकर विभाजन के तुरंत बाद ही हमारे बीच में युद्ध छिड़ गया था। अब देखिए कुछ समय बाद जो विभाजन के समय में जो महिलाएं बिछड़ गई थी अपने परिवारों से, उन परिवारों तक पहुंचाने में दोनों ही देशों ने कार्य ये मिलकर किया था। यानी कि पाकिस्तान के एरिया में जो महिलाएं हिंदुस्तान की बिछड़ गई थी, तो पाकिस्तान की सरकार ने इतनी लड़ाई होने के बाद भी उनको सही सलामत अपने परिवार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और कार्य भी किए। सेम एज वेल एज भारत ने भी यही काम किया इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर जनरल अय्यूब खान ने हस्ताक्षर भी किए। ये हमारे कुछ सहयोग के पॉइंट है, ठीक है। अब देखो जम्मू कश्मीर में अगस्त और सितंबर के महीने में पाकिस्तानी सेना ने बड़ा हमला बोला। यानी कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगस्त और सितंबर के महीनों में पाकिस्तान ने बड़ा हमला बोल दिया। अब वो जो हमला था वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद के हमले थे। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री बने हुए थे वो कौन बने हुए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी काफी राजनीतिक आदमी थे, शांत स्वभाव के आदमी थे और दिमाग से काम लेने वाले आदमी थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने कश्मीर की साइड से हमला किया और गुजरात के कच्छ इलाके से हमला किया, उन्होंने बोला कि इन दोनों जगहों पर हम हमला नहीं करेंगे, हम हमला जो बोलेंगे पंजाब की साइड से बोलेंगे। तो हमने हमला जो किया, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से हमला बोल दिया। यानी कि ना इधर से लड़े ना इधर से लड़े, बिल्कुल बीच से लड़े। और जब हम बीच से लड़े तो हिंदुस्तान की सेना इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से लड़ी कि वो लड़ते लड़ते पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई। और लाहौर तक पहुंचने के बाद अगर भारतीय सरकार ये चाहती कि वो हिस्सा भी भारत के अंदर ले लिया जाए तो वो भी भारत के अंदर आ जाता, मगर भारत ने युद्ध विराम घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के बीच में इस विवाद का सुलझावा हुआ। अब ये सुलझावा जो हुआ वो ताशकंद के अंदर हुआ। ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की, तजाकिस्तान की या कजाकिस्तान की? या आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो देखो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अय्यूब खान के बीच में, और इसी ताशकंद समझौते को करते ही लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या भी हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। यह आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पाकिस्तान का टॉपिक भी फिनिश होता है। क्या क्या सहयोग के संबंध में, क्या क्या संघर्ष के संबंध में, वो हमने सब जान लिया। अब हम बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ कि बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे विचार हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश के साथ युद्ध और शांति, देखो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जब देश का विभाजन हुआ था तो दो भागों में हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ये किस बेस पे हुआ था? जातियों के आधार पर हुआ था। कैसे हुआ था जमीन का बंटवारा? जिस जगह पर ज्यादा बहुमत है जिस भी धर्म का, वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। तो दो जगह मुस्लिम्स का काफी ज्यादा बड़ा बहुमत निकला था। पहला था पश्चिमी हिस्सा और दूसरा था पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी मतलब यानी कि जो आज पाकिस्तान है एक्चुअल में, पूर्वी हिस्से का मतलब ये है कि जो आज बांग्लादेश है। तो बेसिकली जब ये दोनों विभाजित हो गए, यानी कि हमारा भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, तो एक हिस्सा तो पाकिस्तान का उधर रह गया जो बड़ा था और एक हिस्सा छोटा सा इधर रह गया। तो इन्हीं कुछ दूरी के फासले की वजह से, जैसे तो ये मांग थी मुस्लिम लीग की कि इन दोनों जो जगह हैं इनके बीच में एक सड़क होनी चाहिए ताकि हमारे बीच में आपसी ट्रांजेक्शन हो सके। तो इसको तो बिल्कुल मना कर दिया गया कि भैया ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सड़क जाएगी तो क्या पता पाकिस्तान अपनी सेना वहां बिछा दे और फिर हमारा तो भारत टूट जाएगा बीच में से। तो इसको तो अमान्य माना गया कि सिर्फ जगह ही जगह मिलेगी, भैया सड़क का कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरीके से दोनों जगह बटी। अब दोनों जगह बट गई तो वहां से ज्यादा लगता बीच में भारत का बड़ा विस्तार है। अब इस बड़े विस्तार की वजह से वहां पर क्या होता था कि जो भी कोई भी मतलब हेल्पफुल एक्टिविटीज आती थी लोगों के लिए, या कोई भी ट्रांजेक्शन होती थी, या कोई भी सोशल वेलफेयर होता था, वो वहीं पर रह जाता था, वो इधर की साइड नहीं आ पाता था। सारे नेता, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उधर की साइड रहते थे। अब जो विकास का क्षेत्र था वो उधर ही होता जा रहा था, इधर तो नहीं हो पा रहा था। तो इन लोगों का ये मानना था कि जब हम पर ध्यान ही नहीं देते तो हमें अलग ही कर दो, हम अपना विकास खुद ही कर लेंगे। नहीं माने। दूसरी बात ये कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था उनकी मेन लैंग्वेज जो थी वो ये थी उर्दू की। अब उर्दू की लैंग्वेज उनकी मेन थी, मगर इधर जो साइड के मुसलमान थे जो कि बंगाल की साइड के थे, उनकी मेन लैंग्वेज उर्दू नहीं थी, उनकी मेन जो लैंग्वेज थी वो थी बंगाली संस्कृति। अब वो लोग जो है वो इनकी बंगाली संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और इनके ऊपर जबरन उर्दू थोपना चाहते थे। इनकी सभी ट्रांजेक्शंस को, इनकी न्यूज़ेस को, इनके अखबारों को, हर एक चीज़ को उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इस तरीके से उनकी संस्कृति को भी हटाना चाह रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। तो अल्टीमेटली चुनाव का समय आ गया। जब चुनाव का समय आया तो क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने भारी बहुमत से विजय हासिल करी। वो कहाँ रहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को पता लगा कि ये ऐसी चीजें हुई हैं कि भाई अब तो नेता तो वहां कहा गया, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो ही गलत है, इन चुनावों को हम रद्द करते हैं और दोबारा चुनाव होंगे। अब जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की यानी पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी अब वो विद्रोह में खड़ी हो गई कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब इसी विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर बहुत सारे हमले भी किए और कई लोगों की जानें भी चली गई। तो ये काफी लंबा प्रोसेस था। इसके बाद क्या हुआ
भारत से उन्होंने हेल्प मांगी, भारत ने देखा कि भाई हाँ आपका मत तो बिल्कुल ठीक है, तो भारत ने उनकी हेल्प करी और 1971 का हमारे बीच में युद्ध छिड़ गया। अब जब 1971 का बीच युद्ध में हमारे में युद्ध छिड़ा तो क्या हुआ, और इसी बीच में अमेरिका राष्ट्रपति हेनरी किसिंजर ने 1971 में जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि चीन किसका दोस्त है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसके साथ ज्यादा बनती है, वो है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति इन्होंने क्या नाम है उनका, हेनरी किसिंजर ने 1971 के अंदर गुपचुप तरीके से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से फिर चीन गए। तो इसी तीनों देशों की धुरी बनते हुए देखकर, क्योंकि भारत तो बीच में आ रहा है और 3 देशों पर बिल्कुल बड़े बड़े, तो इन्हीं तीनों देशों की धुरी बनते देखकर भारत ने जो 20 वर्षीय मित्रता की संधि करी वो करी सोवियत संघ के साथ, कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो आप हमें ये आश्वासन दीजिए कि आप हमारी हेल्प करेंगे, और ये आश्वासन हमें मिला। तो इसी के साथ हम 1971 का युद्ध लड़ा और ढाका को हमारी भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद बेसिकली हमने विजय हासिल करी और बांग्लादेश को एक बेसिकली स्वतंत्र देश घोषित करा कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आपके ऊपर किसी का कोई कब्जा नहीं है। तो इसी के बाद पाकिस्तान की सरकार का ये हम पे बेसिकली आरोप लगा कि भारत ने हमारा एक भाई हमसे तुड़वा दिया, हमारा एक हाथ हमारा तोड़ दिया। तो इसी की वजह से बेसिकली कुछ मनमुटाव भी चले, बट थोड़े दिन बाद वो ठीक भी हो गए। तो बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश के उदय होने के बाद उन्होंने सेम संस्कृति जो थी वो हमारे जैसी ही अपनाई, मगर वो संस्कृति ना अपनाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ संविधान के अंदर चेंजेस किए, और वो चेंजेस ऐसे किए कि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, वो सेना के हाथों द्वारा मारे गए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था कि उनके बाद कौन आया, फिर उनकी हत्या कैसे हुई, उनके बाद कौन आया, वो मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को विस्तार में बता रखा है समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर। तो आप जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि जब आप वो देख लेंगे ना तो जितनी भी क्लियरिटी है आपके माइंड के अंदर की यार क्या हुआ होगा, क्या चीजें थी, वो सब क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इस चैप्टर के मुकाबले तो हम जितना है उसमें उतना पढ़ ही रहे, मगर उस चैप्टर के अंदर हर एक देश के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी थी हमें कि किस देश में कब किसका शासन था, कब क्या चीजें थी, कब क्या था। तो इस वजह से मैं बार बार उसके ऊपर फोर्स कर रहा हूं कि जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक बात समझ गए, 20 वर्षीय संधि हो गई। 3 जुलाई इंदिरा गांधी को जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में संधि हुई शिमला समझौता को लेकर, और अमन की बहाली हुई दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अब भारत की परमाणु नीति के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अब देखो, सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप हथियारों का निर्माण करना, ये नहीं आप अंधाधुंध हथियार बनाए जा रहे हो। अगर आपको जरूरत है, सुरक्षा के लिए जरूरत है या किसी और एनी अदर फैक्टर के लिए जरूरत है तो आप जरूर बनाइए, बट अपने हथियारों का अनुरूप से पालन कीजिए कि कोई जरूरत है तभी बनाया जाए, ठीक। शांतिपूर्ण कार्य के लिए प्रयोग, यानी कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग। देखो बेसिकली शांति जो होती है वो तभी स्थापित हो पाती है जब हमारे पास हथियार हो। अब जैसे मान लो आपके पास है कुछ नहीं, आप शांति शांति चिल्ला रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी देश कब्जा कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग, और हर एक लड़ाई को, हर एक मनमुटाव को बेसिकली बातचीत द्वारा खत्म किया जाए। लड़ाई की नौबत तो सबसे आखिर में है, जब कुछ भी ना बने तब लड़ाई हो, बाकी ना हो तो बेहतर है, ठीक। इस तरीके से तो परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं, ये परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं, पहले की नीति है। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने ये बोला कि भाई पहला प्रयोग हम कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई जानबूझ के या गलत तरीके से कोई हमला करेगा तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखो एनपीटी तथा सीटीबीटी जैसी भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनपीटी और सीटीबीटी संधि जो भी थी, ये परमाणु अप्रसार को संधि जिसको हम बोलते हैं, ये सभी संधियां बेसिकली विकसित देशों की तरफ ज्यादा इशारा कर रही थी, विकासशील देशों पर उनको बेसिकली उनके परमाणु हथियारों पर रोक लगा रही थी। तो ऐसी भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध किया गया भारत ने बढ़ चढ़कर। जैसे कि इसमें एक की एनपीटी या सीटीबीटी थ्योरम में से कोई एक थ्योरम थी जिसके अंदर ये बोला गया कि 1968 तक जिसने अपने परमाणु हथियार बना लिया, उनका परीक्षण कर लिया, वही हथियार रख सकते हैं और कोई देश हथियार नहीं रख सकता। तो इस पर भारत ने बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं किए थे और बढ़ चढ़कर विरोध किया था, ठीक है। तो इसके साथ इस चैप्टर का एंड होता है। सो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। हर एक चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम सब कवर करते हुए आ रहे हैं। इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं। सो होपफुली आपको भी समझ में आए होंगे, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई भी डाउट हो, कहीं भी हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से ब्रीफ बेस्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।